Good morning, everyone. So, this is going to be the part 8 of second chapter. That's the cell, the building block of life, class 9, science chapter 2. And in this chapter, we are going to study about the cell theory. And this is going to be a bit of a short video, short lecture. ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हम कुछ में, बस एक पेज का कंटेंट बचा हुआ है and एक पेज की समरी है at glance. And in the next part, we will start with this these questions, revise, refine and reflect वाले पार्ट से. तो शुरू करते हैं फिर. Okay. Now, cell theory, the unifying principles of biology. हम सेल थ्योरी वाले पढ़ने वाले हैं कि किसने दी, कौन से मेन पोस्टुलेट्स हैं इसके, ठीक है. मोस्टली 3 पोस्टुलेट्स होते हैं सेल थ्योरी के. एंड हाउ डज इट यूनिफाई द different domains of biology, the botany and the zoology. Okay, so an, an important observation about the living organism is that all living organisms are made up of cells. So इस planet पे या और किसी planet पे अगर कोई भी living organism होगा, so every single living organism is made up of cells. वो हर एक organism कोशिकाओं से बनके बना होगा. So in 1838, 1838 में a German botanist named Matthias Sildon reported that all plant cells are made up of cells. तो 1838 में एक जर्मन बोटनिस्ट थे जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं. बोटनिस्ट बेटा जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है. और जूलॉजिस्ट जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं. नेम्ड एज मैथायस शिल्डर, ही रिपोर्टेड दैट सारी प्लांट की जो सेल्स थी वो सॉरी जितने भी प्लांट थे सब सेल से मिलके बने थे. एंड a year later, 1839, a German zoologist, Theodor Swan, found that all animals are made up of cells. So उन्होंने देखा कि जितने भी एनिमल सेल्स थे वो सब सॉरी जितने भी एनिमल्स थे वो सब सेल से मिलके बने थे. तो पहले शिल्डर ने बोला कि सारे प्लांट सेल से मिलके बने हैं. फिर देयर वाज दिस जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान, ही टोल्ड दैट कि जितने एनिमल्स हैं वो भी सेल से मिलके बने हैं. एंड लेटर इन 1855, उसके बाद 1855 में ए जर्मन साइंटिस्ट नेम रुडोल्फ वर्च्यू फर्दर एक्सपैंडेड द सेल थ्योरी. उन्होंने फर्दर सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया, बढ़ाया. द सेल थ्योरी बाय स्टेटिंग दैट न्यू सेल्स कम फ्रॉम ओनली द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जितनी भी नई सेल्स होती हैं बेटा वो सब जो उससे पहले वाली सेल्स होती हैं, जो मदर सेल्स होती हैं, पेरेंटल सेल्स होती हैं, उनसे ही आती हैं. जितनी भी नई सेल्स होती हैं, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ना, या जितनी भी नई सेल्स बनेगी वो हमेशा अपनी पेरेंटल सेल से बनेंगी. बट पेरेंटल सेल कैसे बनी, नो बडी नोस टू बी ऑनेस्ट. वो आंसर साइंस के पास अभी नहीं है. सो टुगेदर देयर वर्क लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी. देखो किस किस का काम, मैथायस शेल्डन, थियोडोर स्वान एंड रुडोल्फ वर्च्यू, इन तीनों ने मिलकर ना सेल थ्योरी लाइक बनाई. ओके. एंड अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी है उसके 3 पोस्टुलेट्स हैं. पहला क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है रिस्पेक्ट यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, वो सब सेल से मिलकर बने हैं. द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो सेल होती है बेटा वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है. अगर सेल ही मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, अगर आप ऑर्गेनिज्म को तोड़ते जाओगे बेसिक यूनिट पे आओगे जो इंडिपेंडेंट है, अपने सारे काम कर सकती है खुद से, दैट इज अ सेल. ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुई हैं. And this unify all biology from bacteria to humans, explain the life continuity through cell division. That's why हमें पढ़ा था, this is the unifying principle in biology. Unifying why? देखो ये तीनों सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स वैलिड हैं. बैक्टीरिया में, प्रोटिस्टा में, फंगस में, एनिमल्स में, मैमल्स में, सब में, ठीक है. फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन. एंड इट एक्सप्लेन्स कि जिंदगी कैसे चलती जाती है. सेल डिवाइड होती है तभी नई सेल्स आती हैं, राइट. तभी लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है. नाउ we'll study about these scientists a bit later. Okay. Now, do cells grow and reproduce forever? क्या ऐसा होगा कि सेल्स क्या हमेशा के लिए ग्रो होती रहेंगी इनफाइनेटली एंड कभी रुकेंगी ही नहीं? ऐसा कोई पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल होता बेटा तो वी वुडंट हैव बीन एग्जिस्टिंग, ठीक है. हमारे पूर्वज थे जो मर गए, हम बूढ़े नहीं होते, हमारी सेल्स ग्रो होती रहती, हमारा साइज हमेशा बढ़ता रहता, हमारा सेल्स बढ़ती रहती. बट ऐसा तो है नहीं. हमारी हाइट एक टीनेज तक ही बढ़ती है एंड देन उसके बाद वी ग्रो लाइक, हाँ पहले बच्चे होते हैं, हमारी हाइट जैसे ऐसे होते हैं ना, लाइक दिस इज आवर एज, दिस हाइट. अगर हम केवल हाइट की बात करें, हमारी हाइट ऐसे बढ़ती बढ़ती देन सैचुरेट हो जाती है, बाद में फर्क नहीं होता. जब हम टीनेज में आ जाते हैं लाइक समवेयर अराउंड 15 टू
जब ग्रोथ स्पर्ट 14 से 15 साल के बीच में आती है लड़के लड़के में, तो या उससे बाद हमारी हाइट बढ़ना कम हो जाती है। वी कैन पुट ऑन मसल्स बट अप टू सर्टेन लिमिट, उसके बाद हमारी बॉडी मसल्स भी पुट ऑन नहीं करती है। सेम फैट बॉडी कैन पुट ऑन, इट कैन ग्रो इन साइज, बट सेल्स विल, देयर विल बी लिमिट, देयर विल बी लिमिट। ओके, so cells grow and divide in a controlled way। बेटा जितने भी सेल्स ग्रो होते हैं, डिवाइड होते हैं, हमेशा कंट्रोल्ड वे में होते हैं and stay in the right place to carry out their function, and they will stay at the right place to carry out their function, and eventually they will die when they are no longer needed। So, मतलब क्या है इसका? Let's say I have a heart cell। ओके, इसका काम क्या है? हार्ट सेल मिलके हार्ट टिश्यूज बनाती है, कार्डियक मसल्स बनाएंगी, और उससे हमारा हार्ट फंक्शन करेगा, हार्ट फंक्शन। ओके, नाउ लेट्स से कि सेल्स हार्ट में बनी, राइट? सेल का कुछ एक्स लाइफ स्पैन है कि एक्स दिनों के बाद या इसके बाद वो सेल मर जाएंगे या रिप्लेस करनी पड़ेंगी, और वो कहाँ पे लोकेलाइज होंगे? हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हमारे हार्ट में। दे कांट बी इन अवर किडनीज, दे कांट बी इन अवर लिवर, इन अवर माउथ। उनकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या है? हार्ट। उनका स्पेशल काम क्या है? पंपिंग या मेकिंग द हार्ट मसल्स। ओके, स्पेसिफिक लाइफ स्पैन है, तो ये सब कुछ कंट्रोल्ड वे में होगा। अगर ये कंट्रोल्ड वे में नहीं होगा तो हार्ट सेल्स ग्रो होती रहेंगी, एंड हमारा हार्ट साइज में इंक्रीज करेगा, एंड वी विल डेवलप ट्यूमर, एंड इवेंचुअली आवर हार्ट विल स्टॉप वर्किंग, एंड विल से हार्ट में पंप होता है, राइट? पंप चोक करना स्टार्ट कर रही है, यहाँ पे सेल्स ग्रो हो जाएंगे ना, तो लाइक जो हमारी वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती है बेटा, वो क्लोग हो जाएंगे, एंड वी विल डाई। सो जो डेड सेल होगी, ऑफ कोर्स वी हैव टू रिप्लेस देम, वी हैव टू रिप्लेस देम टिल वी आर, हमारी बॉडी सिंस आवर कंसेप्शन और डेथ, हमारी बॉडी नए सेल्स बनाती है, न्यू सेल्स, एंड इट ऑल्सो रिपेयर्स द ओल्ड वन या डैमेज ones। रिपेयर डैमेज। कंसेप्शन होता है जब आपकी मदर का एग एंड आपके फादर का स्पर्म फ्यूज होता है, एंड जाइगोट बनता है, फिर तुम पहली बार एक सेल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो। डेथ, जब हमारी बायोलॉजिकल डेथ होती है, मीन्स अभी हमारी मृत्यु हो चुकी है, हमारी ना बॉडी ग्रो हो गई, हमारा पूरी बॉडी फंक्शन करना काम बंद कर गई है, राइट? All cells are eventually die, all cells will eventually die। okay, and it's पूरी सब cell growth and cell divisions, everything happen in a very controlled manner। okay, the dead cells are replaced by the new cells that carry out the same function, yes। Thus every cell has a definite lifespan, very important है। every cell has a definite lifespan। किसी का कम हो सकता है, few seconds से लेके few years तक, but every single cell has a definite lifespan। if cells do not die when they should, or if they do die too early, the problems can arise in the body। yeah? अगर किसी सेल को मान लो 10 days तक सर्वाइव करना था, राइट? उसकी लाइफ स्पेन 10 days है, अगर 10 दिन से ज्यादा जी जाएगी तब भी दिक्कत होगी, अगर 10 दिन से पहले मर जाएगी तब भी दिक्कत होगी, अगर आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 से घट जाएगा तब भी दिक्कत होगी, 120 से ज्यादा बढ़ जाएगा तब भी दिक्कत होगी। इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? हमें एनीमिया हो जाता है मोस्टली, इसमें भी काइंड ऑफ एनीमिया हो जाएगा, या हमारे अंदर नंबर ऑफ आरबीसी इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि हमारी बॉडी उसको सेल्फ अटैक करना स्टार्ट कर देगी। So, yeah, there has to be like very controlled and precise manner कि जिसमें सेल डिवाइड हो रही है, नंबर्स में ग्रो हो रही हैं, right? Now, in many animal cells, cell division usually stops when cells come in contact with the neighboring cell। This process is called contact inhibition। Okay, very important point। क्या होता है? बहुत सी एनिमल सेल्स ऐसी होती है बेटा, उनमें सेल डिवीजन ना तब स्टॉप हो जाता है when they come in contact with the neighboring cell। This process is called contact inhibition। मतलब क्या होगा देखो, ये आपके स्किन की लेयर थी, ठीक है? आपकी स्किन के लेयर है, ठीक है? इसमें सेल्स लूजली हैं, लूजली पैक्ड है, ठीक है? सेल्स आर लूजली पैक्ड, ये थोड़ा थोड़ा इसमें ना सेल्स के बीच में गैप है अभी, इट इज स्पेस देयर। दिस सेल विल ग्रो till here, this cell will grow up till here, this cell will can grow till here, till here। तो
एक टाइम जब ऐसा आएगा कि जब सारी सेल्स ऐसे प्रॉपरली पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर चुकी हैं, दे हैव ऑक्यूपाइड द होल स्पेस। जैसे ही वो ये वाली सेल डिवाइड हुई, सेल सेल कॉन्टेक्ट में आएगी, इट विल स्टॉप डिवाइडिंग, क्योंकि आगे जाने की जगह है ही नहीं, कहाँ ही जाएगी। इसको आगे जाना, अगर साइज में बढ़ना है तो इस वाली सेल को दबाना पड़ेगा, राइट। एंड वो पॉसिबल नहीं होगा बच्चा, कि सब सारी सेल्स एक जैसी हैं। अगर एक सेल डोमिनेंट हो गई तो दिक्कत होगी, बाकी सेल्स को मार देगी। ऐसा ही होता है ना, जैसे अगर कोई स्पीसीज ज्यादा डोमिनेंट होती है और बाकी स्पीसीज को मारते, जैसे इंसान है, ह्यूमंस, एंड बिकॉज ऑफ ह्यूमंस आवर प्लैनेट इज गोइंग थ्रू द मास एक्सटिंक्शन, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। स्पीसीज मर रही हैं, एक्सटिंक्ट हो जा रही हैं, बिकॉज हमने उनका घर तबाह कर दिया, हमने डिफोरेस्टेशन कर दिया, उनका सारे रिसोर्सेज तबाह कर दिए, हमने उनकी लैंड एक्वायर कर ली, उनके रिसोर्सेज खराब कर दिए, अर्थ का टेम्परेचर खराब कर चुके हैं हम। तो यार, जो स्पीसीज डोमिनेट होती है, जो सेल्स डोमिनेट होगी अगर, तो वो बाकी सेल्स को हैम्पर करेगी। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि कोई सेल ओवर ग्रो ना हो, तो उसके लिए क्या करती है, जब भी कोई सेल दूसरी सेल के कॉन्टेक्ट में आती है, उसमें स्पेस नहीं बचा है दोनों सेल्स के बीच में, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, देन दे विल स्टॉप डिवाइडिंग। ओके, बट कैंसर सेल्स एक्सेप्शन होती है हमेशा। कैंसर सेल्स लूज देयर एबिलिटी टू कंट्रोल, लाइक कैंसर सेल में ना ये एबिलिटी लूज हो जाती है कि उनको कब अपनी जो डिवाइडिंग रेट है, ठीक, वो रोकनी है। उन्हें नहीं पता उनको कब रुकना है। दैट्स वाई हमेशा ग्रो होती जाती है और आसपास की सेल्स को कचुम्बर करती जाती है, तोड़ती जाती है, मारती जाती है, ठीक है। Now, cancer cells lose this control and keep dividing uncontrollably, leading to the formation of tumor। तभी होता है ना। क्या होगा अगर ये मान लो ये सेल्स बेटा ग्रो होती रही, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल, तो क्या करेगी बेटा, ये सारी सेल्स को मार देगी, इसके नंबर बढ़ते जाएंगे, और एक लंप, एक गांठ जैसा बना लेगी, इसमें लाइक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। Now, plant cells also grow, like plant cells भी ट्यूमर ग्रो करते हैं, it's also common actually। Now, plant cells grow differently due to their rigid cell wall। हाँ, जैसे एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, तो उनका ग्रोथ का मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स थोड़ी सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, तो कुछ हॉर्मोन्स एंड केमिकल्स स्टैंड करके एक दूसरे के बीच में वो एक दूसरे की ग्रोथ को रोक सकती हैं, ठीक है। बट प्लांट सेल्स थोड़ी ज्यादा रिजिड होती हैं, दे हैव सेल वॉल, तो उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन काम नहीं करता, ओके, दे डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड फॉलो a different pattern of growth। तो उनकी ग्रोथ का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है। इवन दो सेल्स आर एक्सट्रीमली टाइनी, दे परफॉर्म द रिमार्केबल फंक्शंस। सेल्स बहुत छोटी होती है, नैनोमीटर साइज होता है बेटा, तो सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। वो कम्युनिकेशन से लेके, डाइजेशन से लेके, एक्सक्रीशन से लेके, रिप्रोडक्शन, तो यू हैव नो आइडिया हाउ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स दे कैन परफॉर्म, राइट। Protein, they are making proteins, they are making carbohydrates, they are surviving, they are like making new cells. They're like magicians of the planet Earth, I guess. Even those cells are extremely tiny, okay? So they produce energy. See, they produce energy. They synthesize and secrete substances. जैसे ग्लूकोज हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, एंड अदर थिंग्स हो गए, फैट्स हो गए, divides to form new cells, and they work together to form a maintain a proper functioning of the body। And then there is like camaraderie between them, मतलब भाईचारा होता है कि सारी सेल्स जो एक टाइप की है, मिलके काम करेंगी साथ में मिलके to form a tissue। every living being from every living being from a tiny bacterium to a giant tree is made of cells। हमें पता है कि हम छोटा सा जो बैक्टीरिया है, जो दिखता भी नहीं है, सूक्ष्म जीव जो है, उससे लेके जो वर्ल्ड का टोलेस्ट प्लांट है, यूक्लिप्टस है, एंड जो टोलेस्ट ह्यूमन बींग्स है, एनिमल है, चीता, वट एवर यू कैन इमेजिन, every single being is made up of cells। You are one of the product of these tiny hardworking cells। Hey, congratulations to you, you are alive if you're watching this, and we can say thank you to ourselves, we can say thank you to ourselves। We'll study about this, okay? Ready to go beyond। थोड़ा एक बार ऊपर आ जाते हैं, एक सेक्शन रह गया है। Now, let's meet a scientist। He's not an Indian scientist। So, in 1902, the Australian botanist, ऑस्ट्रेलिया में एक कंट्री थी, उसमें बोटनिस्ट थे, इनका नाम था गॉटलिब हैबरलैंड, ओके, proposed that any living plant cell, even a fully mature cell, from a permanent tissues। बट अब परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनकी सेल्स अपनी एबिलिटी लॉस कर देती है फर्दर डिवाइड होने की, वो बन चुके हैं, वो आगे डिवाइड नहीं होना चाहते, ठीक है। जैसे आपकी सिंपली कैसे बताऊं आपको मैं, ओके, जैसे वुड होती है, आपकी लकड़ी है,
लकड़ी जो सूख चुकी है ना, जो बाहर की छाल है, वो अभी ग्रो नहीं होगी। अंदर की जो कच्ची छाल है वो ग्रो होगी, बट जो बाहर की एक बार छाल सूख चुकी है वो नहीं ग्रो होगी। ठीक है, हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज अपनी एबिलिटी टू डिवाइड लूज कर चुके होते हैं। ओके ना, बट इस इन्होंने प्रपोज किया कि इवन अगर कोई सेल है जो जिंदा है, अगर वो मेच्योर हो चुकी, मेच्योर मीन्स उसकी डिवाइड की टेंडेंसी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब वो अपना पूरा फंक्शन कर रही है। ओके, कैन डेवलप इनटू ए कंप्लीट प्लांट, मतलब कोई भी प्लांट की सेल कहीं से भी अपने लिए लिविंग होनी चाहिए, मेच्योर हो ना हो। अच्छी बात, अगर मेच्योर ना हो तो इसमें अगर टेंडेंसी है, जैसे थिंग कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सिंपल जर्म सेल भी कॉल them। अगर हम जर्म सेल्स या मेरिस्टेम, तो बेटा इन सेल्स में एबिलिटी होती है कि डिवाइड होती रहती है। ठीक है, हमेशा डिवाइड होती है। जाइगोट इज वन ऑफ द जर्म सेल्स इन ह्यूमन बींग्स। जब हमने अनियन की रूट टिप्स की बात करी थी ना, वो हमेशा ग्रो करती रहेंगी बच्चा, उनमें मेरिस्टेम होती है, जर्म सेल्स होती है। बट एक बार वो फुल्ली मैच्योर हो गए, जो पीछे वाली सेल्स है ना, तो वो फर्दर ग्रो नहीं करेंगे एक लिमिट के बाद। बट इन्होंने क्या पाया कि इवन वो सेल्स भी ना, दे हैव एबिलिटी कि हम वो भी ना एक पूरा प्लांट बना सकती हैं। दे कैन डेवलप इनटू ए कंप्लीट प्लांट इफ प्रोवाइडेड विद द स्टेबल न्यूट्रिएंट्स एंड फेवरेबल कंडीशंस। इन्होंने क्या बताया, वो सेल्स भी बेटा जो फर्दर डिवाइड नहीं होंगी, वो भी एक सिंगल सेल पूरा प्लांट बनाने की क्षमता रखती है, अगर उसको सही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स दी जाए, सही कंडीशन दी जाए। ओके, he suggested that plant cells have ability to form different types of cells and also change them, and उस ability का हम क्या होता है, टोटीपोटेंसी। उन्होंने क्या बोला कि हर प्लांट सेल के अंदर ना एक एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट टाइप की सेल्स बना सकती है, और एक सेल को दूसरे सेल में चेंज कर सकती है। राइट, मतलब कैसे समझाऊं देखो, जैसे इंसान की बात करते हैं। ठीक है, जब जाइगोट होता है बेटा, तो सिंगल सेल, उससे जिलियंस ऑफ सेल बनती है। तुम्हारी हार्ट की सेल हो गई, तुम्हारी लीवर की सेल, तुम्हारी किडनी की सेल, तुम्हारी खाल की स्किन की सेल, तुम्हारे हेयर की सेल्स, तुम्हारी आईज की सेल्स, एंड सो ऑन। राइट, वो सब किससे मिलके बना के, एक सेल से। ठीक है, इसमें टोटी पोटेंसी होती है। सेम, जब तुम्हारा बीज होता है बेटा, बीज के अंदर जो तुम्हारा ओव्यूल होता है, ठीक है, मतलब वो भी एक सेल से ही मिलके बना होता है, वो भी एक जाइगोट से ही बनता है बच्चे। जाइगोट कैसे बनता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं जो मेल से आते हैं, उनमें भी मेल सेल्स होती है, मेल सेक्स सेल्स होती है। एंड देन एग होता है जो ओव्यूल में होते हैं, हमारी फीमेल्स ओवरी में होता है। एंड ये मिलके भी पूरा प्लांट बनाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि एक सिंगल सेल के पास अगर इवन कोई मेच्योर सेल भी है ना, उसके अंदर भी क्षमता होती है कि हम अगर राइट टेम्परेचर, राइट कंडीशंस प्रोवाइड करें ना, तो वो भी पूरा प्लांट बना सकती है। उस एबिलिटी को, जिसमें एक सेल दूसरे टाइप के सेल्स बना सकती है, उनको चेंज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। Haberland's idea laid the foundation for a new branch of chemistry known as plant tissue culture technology. तो जो इनका आइडिया था 1902 में, उसी से जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी, एंड सम टिश्यू प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। अगर आप जब हायर स्टडीज में जाओगे, बैचलर्स में जाओगे, मास्टर्स में जाओगे ना, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एक्चुअली। सो थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, हाउ डू कैंसर सेल्स ग्रो एंड स्प्रेड। या वेरी गुड थिंग कि कैंसर कैसे होता है, स्प्रेड होता है। एंड कैंसर बहुत कॉमन है इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। आई थिंक इसी बीमारी से ज्यादा डेथ होती है कैंसर से, एंड कैंसर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। सो वी शुड नो, राइट। नॉर्मल सेल्स, जो नॉर्मल सेल्स होती है, सामान्य सेल्स होती हैं, वो ग्रो करती हैं, बूढ़ी होती हैं, मर जाती हैं इन कंट्रोल्ड मैनर। यस, बट समटाइम्स ये सिस्टम ब्रेक हो सकता है कि उनका ग्रोथ वाला मैकेनिज्म ब्रेक हो जाए, उनकी एज वाला, मतलब जैसे बूढ़ी होती है, उनकी उम्र बढ़ती है, वो थोड़ा खराब हो जाए, या डेथ वाला उनका सिस्टम खराब हो जाए, राइट। तो कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, ये कंट्रोल लूज हो जाता है। हमेशा याद रखना, ये चीज कंट्रोल होती है नॉर्मल सेल्स में, बट इन द कैंसर सेल्स इट इज नॉट कंट्रोल्ड। Sometimes the system breaks down, abnormal cells starts growing। जब ऑफ कोर्स सिस्टम ब्रेक डाउन करता है, जो चीजें नॉर्मल नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, abnormal, असामान्य। अगर वो सामान्य होती तो बाकी सेल्स की भांति वो भी मर जाती, बट ऐसा नहीं होता। abnormal cells starts growing and dividing uncontrollably। अब abnormal cells हैं जो अपनी मर्जी से ग्रो कर रही हैं, बाकी सेल्स को मार दे रही हैं, राइट। एंड ना वो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन से काम कर रही हैं, जो बाकी मैकेनिज्म होते हैं उनकी, जो लाइफ स्पैन वाले, कि एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के बाद वो मर जाएंगे, वो भी काम नहीं कर रहा।
दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स, इसे कारण हमें ट्यूमर्स होते हैं, विच में बी बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। सो बिनाइन बेटा वो होते हैं जो एक ही जगह पे रहते हैं, वो गांठ एक ही जगह रहती है शरीर में, बाकी जगह नहीं फैलती। बट जो मलाइंट या मैलिग्नेंट, सॉरी नॉट मलाइंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे बॉडी में फैल जाते हैं। अगर किसी इंसान को किडनी कैंसर था और वो अगर वो मैलिग्नेंट हो गया तो उसी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, पूरी बॉडी कैंसरस हो जाएगी। दैट्स एक्सट्रीमली डेंजरस एक्चुअली, एंड पीपल हार्डली सर्वाइव मैलिग्नेंट कैंसर। तभी हम कोशिश करते हैं कि हमेशा हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएं कैंसर को इसी स्टेज में, बिनाइन में। तो चांसेस होते हैं कि हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं थोड़ा बहुत बाय थेरेपी एंड ऑल दिस, ओके, कीमोथेरेपी। सो कैंसरस ट्यूमर कैन इन्वेड द नियर बाय टिश्यूज। हाँ, ये ऑफ कोर्स अनकंट्रोलेबली ग्रो कर रहे थे, आसपास के जो टिश्यू सेल्स हैं उनको दबाएंगे, उनको मार देंगे, उनके न्यूट्रिएंट्स भी ले लेंगे, ठीक है। दे कैन इन्वेड द नियर बाय टिश्यूज, इवन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर्स। वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बाकी जगह भी फैल सकते हैं पूरी बॉडी के अंदर, एंड इट्स मेसी एक्चुअली। आई होप वी फाइंड a cure for tumors and cancer really soon, I guess. Let's hope for the best. So let's go a little bit beyond our ninth class levels, okay? So how do cell monitor their growth and maintain balance? Very good question कि cells कैसे देखते हैं कि उनकी ग्रोथ कितनी हो रही है, उनको कब अपना ग्रोथ रेट चेंज करना है, उनको कब लाइफ स्पैन अपना कम करना है, मरना है, राइट? तो कैसे देखते हैं? तो cells also have a natural ways of time to maintain a balance, which is called, ठीक है, cells का अपना नेचुरल टाइम होता है कि अपने तरीके से मर जाते हैं। ब्लड सेल्स हो गए 120 दिन है, उनके बाद वो मर जाएंगे। Programmed cell death is a genetically regulated and organized process of selectively cell destruction. एक और चीज होती है क्या? Programmed cell death is a genetically regulated organized process of selective cell destruction. कुछ पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, उनका डीएनए उन्हें प्रोग्राम करता है कि आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम दे विल डाई, ठीक। बट हमारे जो आरबीसी होते हैं डीएनए नहीं होता है, बिकॉज उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उनका नेचुरल वे में जो उनका लाइफ स्पेन फिक्स है 120 डेज को तो मर जाएंगे। और कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम दे विल डाई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम किसी ने किया है, डीएनए ने उसको प्रोग्राम किया है कि सेल्स को इतने इस फंक्शन के बाद इतने टाइम के बाद मर जाना है। इट इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट, यस इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट, cellular quality control and immune function. It's essential for normal development, cellular quality control and immune function, ठीक है। अगर मान लो हमें कोई बीमारी हो गई तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, राइट। बट ऐसा हो कि वो एंटीबॉडीज हमेशा बनती रहे तो उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, कंट्रोल में नहीं आएगी, राइट। जो प्रोटीन बाकी हमारी मसल्स ग्रोथ में यूज किया जा सकता है, तो सभी में एंटीबॉडीज बना रहे हैं हमारी, राइट। एंड कभी कभार क्या होगा, तुम्हारी बॉडी जो तुम्हारी जो नॉर्मल सेल्स होंगी वो उन एंटीबॉडीज को अटैक करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। तो हमें नॉर्मल डेवलपमेंट में ना ये चीजें बहुत वेल रेगुलेटेड होती हैं आपके डीएनए से। When an embryo develops, the programmed cell death helps form fingers by eliminating cells between digits without it would have webbed hands. देखो वन ऑफ द फंक्शन, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम जाइगोट से एम्ब्रियो बनते हैं, सेल डिवाइड होती हैं, जो हमारे हाथ बनने वाले होते हैं सेल डिवाइड करके, तो पहले एक प्रॉपर ऐसा तो नहीं कि सीधा ऐसे बन जाते हैं हमारे हाथ, ओके। पहले से चंक पहले से मास ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ सेल्स होते थे, धीरे धीरे क्या होता है जो सेल्स ना यहाँ पे वो मर जाती हैं, ओके, मर जाती है, देन हमारी फिंगर्स अलग अलग हो जाती हैं, उन्होंने वही बताया। When embryo develops, the PCD helps form fingers. फिंगर्स कैसे बना हेल्प फॉर्म करने में कैसे पीसीडी हेल्प करता है? बाय एलिमिनेटिंग द सेल्स बिटवीन द डिजिट्स। डिजिट्स ऑफ फिंगर्स होते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। आपकी जो उंगलियां हैं उनके पीछे जो सेल्स हैं उनको मार के, डिजिट्स आर नथिंग बट फिंगर्स, विदाउट इट वी वुड हैव वेब्ड हैंड। अगर वैसा नहीं होता बच्चा तो हमारी उंगलियों के बीच में खाल होती और सेल्स होती, जैसे बाकी एनिमल्स फ्रूट्स में होता है, राइट। उनकी उंगलियों के बीच में यहाँ रेसे रेसे होते हैं, है ना, वेब होता है, राइट। Explore the different ways by which cell maintain themselves. You should, if you want, you can go deeper into this thing, okay, about the cell death and how cell controls each other and maintain themselves. So this is the completion of this chapter, but we will summarize it as well, okay. So cells is the basic structural and functional unit of a living organism. हमें पता है कि सेल हमारी बेसिक यूनिट है, ठीक है।
प्रोकैरियोटिक cells do not have a well defined nucleus. Yes, प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास न्यूक्लियोइड होता है जो rudimentary होता है, ठीक है. Instead, their genetic material is present in a region called nucleoid. They also lack cell membrane bound organelles. उनमें membrane bound organelles नहीं होते जो यूकैरियोटिक में होते हैं. Now, eukaryotic cells are larger. Yes, larger होती है, more complex होती हैं. They have well defined nucleus and several membrane bound organelles. Now, all cells are surrounded by cell membrane. In addition, cells of plant, fungi, bacteria also have a cell wall outside of the cell membrane that gives them the shape. The nucleus of eukaryotic cells contains chromosomes, which are composed of genetic DNA and the proteins, which carry the genetic information. Yes, all cells are filled with cytoplasm. All living cells, not cells. Dead cells are not filled with cytoplasm. All living cells. All living cells are filled with cytoplasm. In eukaryotic cells, cytoplasm contains cell organelles that performs a specific function. Important cell organelles include the nucleus, endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi bodies, ribosome, lysozyme. Okay? And plant cells also contain specialized organelles such as plastids and chloroplasts, leucoplasts, and chromoplasts. And there is also one vacuoles as well. This is important. Mitosis produces two daughter cells identical to the parents. Meiosis is a two-step division process which produces four daughter cells, each having half the number of chromosomes. Okay. Now, normal cells grow in a controlled manner, perform their functions, and die naturally, while cancer cells lose their control and keep on dividing uncontrollably, leads to the formation of tumors. So this was the part 8, and we have completed this chapter. I hope चीजें समझ आई हों. I have tried my best कि अच्छे एग्जाम्पल ले पाऊँ, चीजें थोड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ. And we will now start answering these questions. And I think there are like 14 or 15 questions. Yeah, 16 questions are there. We'll cover these 16 questions maybe in a video or a two. And yeah, I'm going to see you in the next video. I hope you are doing well and focusing on your studies.